अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी आ रही है सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आ रही है आवाज। आज थैंक यू। अच्छा, एक बार फिर बता दीजिए आवाज आ रही है आपको? सॉरी, मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट किया अभी। जी सर, आ रही है आवाज सर। जी थैंक सर, यू आ जी, रही है बहुत आवाज। शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जी, हमारी इंशाल्लाह इसके बाद 2 सेशन और रह गए Q&A के। और अदरवाइज सॉरी, हाँ अदरवाइज हमारा एग्जाम मेरा ख्याल है कि जो 10th जनवरी का 10th जून के अराउंड वीकेंड है उस पर हो रहा है। तो ये वाला जो टॉपिक है और फिर नेक्स्ट वाला, और फिर यानी ये वाला और उसके बाद जो 2 हैं दे आर स्मॉलर टॉपिक्स। ये क्वेश्चनर डेवलप करने के बारे में है, और अगला डेटा एनालिसिस के बारे में, और जो आखिरी है वो आपकी थीसिस के बारे में है। तो ये तीनों रिलेटिवली छोटे टॉपिक है और एक एक सेशन में ही कवर हो जाएंगे। आज का ये टॉपिक है जो ऑलरेडी आई एम श्योर आप लोगों ने देख ली होगी वीडियो वगैरह। तो ये है, इट इज़ अबाउट डेवलपिंग रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यानी क्वेश्चनर एंड प्रूविंग इट्स वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग जो ब्लॉक नंबर 3 या 4 है इस पे पहुंच चुके हैं, ये वाला जिसमें इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट या डेवलप करना है और फिर उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी प्रूव करनी है। अभी तक हम क्या कर चुके हैं? पहले ब्लॉक को हम देखें तो हम पहले टॉपिक हमने क्लियर किया। हम समझे कि हम किस चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हैं, फिर उसके अंदर से कीवर्ड्स निकाले। उन कीवर्ड्स में देखा कि वेरिएबल्स कौन से हैं। वेरिएबल का मतलब होता है जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। फिर देखा कि उनमें से मेजरेबल कौन से हैं, और फिर उनके दरमियान रिलेशनशिप देखा। और ये इस चीज़ को जो हमने प्रैक्टिकली किया था वो थी रिसर्च डायग्राम या नेट रिसर्च नेटवर्क या थ्योरेटिकल डायग्राम या कंसेप्चुअल डायग्राम, बहुत सारे उसके नाम होते हैं। आइडिया ये होता है कि वेरिएबल्स उसके अंदर एरोज के साथ लिंक्ड होते हैं, और उसकी बेसिस पे हमने अपनी हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि आप अज्यूम रिलेशनशिप में कोई अजम्पशंस कर रहे होते हैं कि ये है या नहीं। फिर हमने उसके बाद वेरिएबल्स को इनफैक्ट कुछ चीज़ें उससे पहले थी कुछ बाद में, वेरिएबल्स को कंसेप्चुअली और ऑपरेशनली डिफाइन किया। कंसेप्चुअली डिफाइन करने का मतलब होता है कि हम उससे समझे क्या है, और ऑपरेशनली डिफाइन करने का मतलब होता है कि हम उसको मेजर कैसे करेंगे।
और फिर हमने फैसला डिसाइड किया कि मेजरमेंट्स क्या होंगी। और आखिर में हमने तीसरे ब्लॉक में हमने सैम्पलिंग पढ़ी। जो हाइपोथेसिस वाली लेक्चर का आखिरी पार्ट था, हमने सैम्पलिंग पढ़ी। सैम्पलिंग का मतलब होता है कि हम कितने जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसके कितने हिस्से को रिसर्च करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ओवरऑल पॉपुलेशन में क्या हो रहा है। उसमें हमने कभी-कभी देखा कि क्लस्टरिंग भी होती है, यानी जब आप सैंपल करने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये सब लोग एक जैसे तो नहीं है। कोई एज ग्रुप में फ़र्क है, कोई इकोनॉमिक कंडीशंस में फ़र्क है। इंडिविजुअल्स की बात करें तो इसी तरह इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो रॉ मटेरियल्स में फ़र्क होता है, आउटपुट्स में, इनपुट्स में, सब्सिडीज़ में, लोकेशंस में, बहुत चीज़ों में फ़र्क होता है। उस बेसिस पे आप कोई ना कोई क्लस्टरिंग करते हैं। फिर क्लस्टरिंग से आपको ज़्यादा समझ आता है कि आपके वेरिएबल्स किसी एक क्लस्टर पे ज़्यादा असर डाल रहे हैं और किसी दूसरे पे कम डाल रहे हैं। फिर हमने देखा कि एक्सपेक्टेड टेस्ट, यानी हम कौन-कौन से टेस्ट करेंगे तो हमें ये बात समझ आएगी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो है वो हाइपोथेसिस टेस्ट ही था, यानी कि हाइपोथेसाइज़ करना पहले और फिर देखना कि रिलेशनशिप्स क्या हैं वेरिएबल्स के दरमियान। अब इसमें हमने ये डिस्कशन की थी कि जो पीएचडी लेवल पे काफ़ी डिटेल में ये वाले काम करने होते हैं, एमएस लेवल में रिलेटिवली सिंपल तरीके से करने होते हैं। और उसके पीछे जो कह लें कि फ़िलॉसफ़ी है वो भी कि पीएचडी लेवल में डिटेल में समझना बहुत जी ज़रूरी है। सर, आवाज आ रही है मुझे। शुक्रिया सर। अ, और आखिर में फिर हमने सैंपल साइज़ के बारे में देखा था कि सैंपल साइज़ के बारे में देखा था कि हमें कि अगर हमने फ़ैसला किया कि पॉपुलेशन फ़र्ज़ करें 1 मिलियन की है तो एग्ज़ैक्टली सैंपल साइज़ क्या होगा, जिससे हम डेटा इकट्ठा करके फिर उस डेटा को प्रोजेक्ट करेंगे सारी की सारी पॉपुलेशन के ऊपर। तो आज हम देखेंगे कि क्वेश्चनेयर को कैसे डेवलप करते हैं। एक बेसिक चीज़ ये है कि क्वेश्चनेयर अगर पहले से मौजूद है तो फिर डेवलप ना करें। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपको कोई ऑलरेडी यूज़्ड और पब्लिश्ड क्वेश्चनेयर मिल जाए, तो उसमें फिर आपको वैलिडिटी और रिलायबिलिटी प्रूव नहीं करनी होती। अगर आप उसको इवन थोड़ी सी भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो आपको फिर वैलिडिटी रिलायबिलिटी प्रूव करनी होती है। जो क्वेश्चंस के ऑर्डर होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली आजकल चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंटरनेट पे हो रही है और लोगों का अटेंशन स्पैन ज़्यादा नहीं होता। व्हाट्सएप में आप लिंक भेजते हैं, वो दो चार चीज़ें देखते हैं और फिर आगे ज़बरदस्ती टिक करना शुरू कर देते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पहले लिखना चाहिए। अब इसमें ये जो स्लाइड के आखिर में बुलेट है, इसमें लिखा हुआ है द आइडियल क्वेश्चन अकॉम्प्लिशेस 3 गोल्स। जब भी आप किसी से कोई सवाल पूछते हैं, फिलहाल रिसर्च को छोड़ दें, जनरली भी आप जब किसी से सवाल पूछते हैं तो उस सवाल के 3 गोल होते हैं। पहला ये है कि इट मेजर्स द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट इट इज़ इंटेंडेड टू टैप। आप अपने बच्चे से, अपने किसी रिलेटिव से, सबॉर्डिनेट से, सीनियर से कोई सवाल पूछते हैं तो बेसिकली कोई नॉलेज होती है जो आपको चाहिए होती है, तो वो ज़रूर मेजर होनी चाहिए। इट डजंट मेजर अदर कॉन्सेप्ट्स, यानी वो इधर-उधर मेंटली स्ट्रे नहीं हो रहा होता, बल्कि फोकस्ड होता है। और आखिर में इट मीन्स द सेम थिंग टू ऑल रिस्पोंडेंट्स, यानी अगर 4 लोगों से सवाल वही वाला पूछा जाए तो सबको एक ही बात समझ आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कुछ समझ रहा हो और कोई कुछ समझ रहा हो। लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि सबको एक ही बात समझ आनी चाहिए। तो ये सब करने के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जो कुछ यहाँ लिखे हुए हैं। नीचे इसका लिंक भी है डिटेल में जो पढ़ना चाहते हैं। अवॉइड टेक्निकल टर्म्स एंड जार्गन, सीधी-सीधी बात करें। अवॉइड वेग एंड इम्प्रिसाइज टर्म्स, ऐसी बात ना करें जिसमें किसी और कोई बंदा कोई और मतलब समझे। कोई जैसे इम्प्रूवमेंट, जैसे इंटीग्रेशन, जैसे कोऑर्डिनेशन, एग्जैक्टली बताएं कि आप चाहते क्या हैं। डिफाइन थिंग्स वेरी स्पेसिफिकली। अवॉइड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, लंबे सेंटेंस और ऐसे सेंटेंस में जिसमें बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं, उसमें लोग खो जाते हैं, पूरी बात समझ नहीं आती। स्पेशली हम लोग की इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं होती तो मसला हो जाता है। अच्छी हो भी तो सुनने वाले की अच्छी नहीं होती, पढ़ने वाले की तो मसला हो जाता है। फिर है प्रोवाइड रेफरेंस फ्रेम्स, यानी अगर आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो वक्त के साथ बदलती है तो एग्जैक्टली बताएं कि आप किस वक्त की बात कर रहे हैं या अभी की बात कर रहे हैं। मेक श्योर स्केल्स और ऑर्डिनल, यानी जब आप स्केल इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑर्डर में होने चाहिए उनके जवाब, यानी डिससेटिस्फाइड, वेरी पहले वेरी डिससेटिस्फाइड, फिर डिससेटिस्फाइड, फिर न्यूट्रल, फिर सेटिस्फाइड, फिर वेरी सेटिस्फाइड। ये एक सीक्वेंस में होने चाहिए, मिक्स नहीं होनी चाहिए इस तरह की चीज़ें। अवॉइड डबल बैरल्ड क्वेश्चंस, यानी ऐसे सवाल ना पूछें कि इन विच यू होप के
मैं कुछ और पूछूंगा और मुझे समझ कुछ और आ जाएगा। या सवाल आप ऐसा पूछ रहे हो कि जिससे जिससे अगला भी कहे कि यार इससे तो मेरी कोई और इन्फॉर्मेशन इसके पास जा रही है जो ये खुल के नहीं पूछ रहा। तो इस तरह के सवाल नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होने चाहिए। आंसर चॉइसेस शुड एंटिसिपेट ऑल पॉसिबिलिटीज, यानी चॉइस ऐसी, चॉइसेस 3-4 अगर आपने रखी हैं तो ऐसी रखें कि वो उसके दिमाग में कोई उससे उनसे बाहर चॉइस ना आ जाए। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो आखिर में अदर्स का ऑप्शन दे दें और उसको बता दें कि वो उसने ये ऑप्शन क्यों लिए, जो भी लिए उसने। अवॉइड क्वेश्चंस यूजिंग लीडिंग इमोशनल और प्रोवोकेटिव लैंग्वेज, ऐसे सवाल ना करें जो कि किसी के जज्बात को टच कर रहे हो या उनको किसी तरफ लीड कर रहे हो या कोई एवोकेशन हो रही हो। बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल करें। आस्क वन क्वेश्चन एट अ टाइम, जब आप स्पेशली क्वालिटेटिव इंटरव्यूज कर रहे हैं तो एक दफ़ा में एक बात करें, और एक सवाल के अंदर दो दो सवाल ना हो। अवॉइड पर्सनल क्वेश्चंस, इंक्लूड ऑप्शंस सच एज आई डोंट नो और नॉट एप्लीकेबल, यानी ऐसा भी हो सकता है कोई इंडिविजुअल आपको जवाब दे रहा हो जिसको वो चीज़ रेलेवेंट ही ना हो जो आप पूछ रहे हैं, तो वो बता सके कि मुझे नहीं, इट्स नॉट एप्लीकेबल टू मी। अब आप इसके स्टेप क्या होते हैं क्वेश्चनर बनाने के? सबसे पहले आप कॉन्स्ट्रक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं। कॉन्स्ट्रक्ट इन द सिंपलेस्ट टर्म्स, यानी बिल्कुल आसान किस्म की कोई रिसर्च हो तो वो जो एरो होता है ना दो वेरिएबल्स के दरमियान, तकरीबन वो चीज़ कॉन्स्ट्रक्ट होती है, यानी एक रिलेशनशिप एक कॉन्स्ट्रक्ट होता है। अगर आपने क्लस्टरिंग की हो तो उसके अंदर हो सकता है एक एक के अंदर मजीद कॉन्स्ट्रक्ट्स हों, एक कॉन्स्ट्रक्ट के अंदर सब कॉन्स्ट्रक्ट्स हों, और फिर एक कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए जो आप मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं, 2 3 4, उनको आइटम कहते हैं। तो एक कॉन्स्ट्रक्ट में कितने आइटम होने चाहिए और आपके क्वेश्चनियर में कितने कॉन्स्ट्रक्ट होने चाहिए, ये बताएगी आपको आपकी रिसर्च डायग्राम और आपकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशंस। अगर आपने कॉन्सेप्चुअली किसी चीज़ को ऐसे डिफाइन किया हुआ है कि उसमें दो क्लॉजेज हैं, दो फ्रेजेस हैं, तो आपको कम से कम दो आइटम्स रखने पड़ेंगे एंड सो ऑन। और फिर जैसा पीछे बहुत सारी बातें की हमने, तो हर क्वेश्चन को आपने गौर से वर्ड करना है ताकि वो सारी पूरी हो जाए। क्वेश्चनर में नॉर्मली सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर बताते हैं कि क्यों क्वेश्चनर भेज रहे हैं। ये सब, इनमें कोई चीज़ भी 1-2 सेंटेंसेस से ज़्यादा नहीं होती। फिर आप बताते हैं कि ये चीज़ बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आप बताते हैं कि आज जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसके साथ करेंगे क्या? तो जनरली लोग यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ लिखते हैं जिसमें क्वेश्चनर का जवाब देने वाले को ये श्योरिटी हो जाए कि उसका डेटा कहीं पे शेयर नहीं होगा, या एटलीस्ट उसका नाम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम कहीं शेयर नहीं होगा। फिर इसके बाद आप बताते हैं कि कितनी देर लगेगी आपके क्वेश्चनर को भरने में, यानी उसको पता चल जाए कि वो 2 मिनट एंगेज हो रहा है के लिए 5 मिनट 10 मिनट जो भी। और कोई इंसेंटिव हो, अगर नॉर्मली मेडिसिन की स्टडीज़ में इस तरह के इंसेंटिव्स होते हैं, सोशल स्टडीज़ में सोसाइटी से रिलेटेड स्टडीज़ में इंसेंटिव्स होते हैं कि कहीं आपको उनको कोई चीज़ दे रहे होते हैं या कोई कहीं जाना होता है, उनको कोई ट्रिप वगैरह जो भी, तो वो बताना होता है। और फिर उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस लिख देते हैं कॉन्स्ट्रक्ट वाइज, और आखिर में शुक्रिया अदा करते हैं रिस्पोंडेंट्स का। अब किसी क्वेश्चनर को एडमिनिस्टर करने से पहले उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी प्रूव करनी ज़रूरी होती है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है, ये हम थोड़ी देर में देखते हैं है क्या। जनरली रिलायबल प्रूव करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन वैलिड प्रूव करना रिलेटिवली मुश्किल होता है। और जो चीज़ वैलिड होती है वो फिर एसेंशियली रिलायबल भी होती है, लेकिन जो चीज़ रिलायबल होती है वो एसेंशियली वैलिड नहीं होती। रिलायबिलिटी होती है कि क्या आपको कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं, यानी मैं एक बंदे से पूछूं तो भी वही जवाब हो और दूसरे से पूछूं तो भी वही जवाब हो, एज सुन मतलब बहुत ज़्यादा टाइम में एक दूसरे से दूर ना हो और एक ही इन्वायरमेंट पे रह रहे हो ओवरऑल। वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो आप समझ रहे हैं ये मेजर करेगी, क्या ये वही मेजर करेगी, कुछ और तो नहीं मेजर कर रही ये चीज़। पीछे हमने देखा था ना, मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की हमने पिछली क्लास में बात की थी। तो जब आप देख रहे थे कि किसी बंदे से आप पूछ रहे हैं कि उसकी और उसकी वाइफ का रिलेशनशिप कैसा है, तो अब इसको आप अगर ये पूछेंगे कि आप लोग हफ्ते में कितने बार बाहर डिनर पे जाते हैं, तो ये फिर आप उनका रिलेशनशिप के बजाय हो सकता है कि आप उनकी इकोनॉमिक हालात मेजर कर रहे हो, आप उनके इलाके में रेस्टोरेंट्स की कंडीशन मेजर कर रहे हो, आप उनके इलाके में लॉ एंड ऑर्डर को मेजर कर रहे हो। तो
आप समझ रहे हैं, आप उनका रिलेशनशिप मेजर कर रहे हैं, लेकिन चीज़ कहीं और निकल जाती है। इस तरह इस चीज़ को डिटेल में देखते हैं कि इसमें और क्या-क्या एस्पेक्ट्स हैं। अ, अब सबसे पहले आपने देखना है कि मल्टीपल टेस्ट्स होते हैं वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के लिए, तो आपने देखना है कि आप कौन से टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। उन टेस्ट्स को आप एक पायलट स्टडी के थ्रू करते हैं। पायलट स्टडी का मतलब होता है कि 8 से 10 या रिस्पोंडेंट्स से पहले जवाब लेके, यानी सब रिस्पोंडेंट से नहीं, 8 से 10 से देखते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं, यानी रिलायबल या वैलिड है या नहीं। अब ये नंबर 8 या 10 का कहाँ से आया है, इसकी कोई जेनेसिस नहीं है और इसका कोई स्टैंडर्ड जवाब नहीं है। ये कह लें कि लोगों ने कर करके इस नंबर पे पहुंचे हैं। लोग 10 10 लोगों से पूछते हैं, उसकी बेसिस पे अपना क्वेश्चनर ठीक करते हैं और बाद में रिसर्च ठीक हो जाती है। तो बस ये इसको, जिसको आम ज़ुबान में ह्यूरिस्टिक कहते हैं या रूल ऑफ थंब कहते हैं, ये उस तरह की चीज़ है। इसके पीछे कोई स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर आपकी पायलट स्टडी के रिज़ल्ट ठीक आ जाते हैं तो आप क्वेश्चनर रजिस्टर करते हैं, ठीक नहीं आते तो आप चेंजेस करते हैं। आप वो रिजल्ट्स किसी ना किसी तरह आपको बता देते हैं कि किस जगह पे प्रॉब्लम है। कहीं एक ही चीज़ दो जगह मेजर हो रही होती है, कहीं क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता है तो लोग जवाब नहीं दे पाते, कहीं एक्सपर्ट्स आपको बता देते हैं कि इस चीज़ को चेंज करो, फिर आप अपना चेंज करते हैं। वैलिडिटी जो है बहुत टाइप की होती है, जिनमें से कुछ एक्सटर्नल होती हैं, कुछ इंटरनल होती है। एक्सटर्नल का मतलब होता है जनरलाइजेबिलिटी, कि आपने पेशावर में एक चीज़ प्रूव कर दी तो क्या वो लाहौर में भी जनरलाइजेबल है, कराची में भी, एंड सो ऑन। और इंटरनल का मतलब होता है कि जो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स हैं, उनका आपको एक्सप्लेनेशन ठीक तरह मिल रही है कि नहीं, यानी आपकी रिसर्च के अंदर की चीज़ और रिसर्च के बाहर की चीज़, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब ये वैलिडिटी की बहुत सारी किस्में इस डायग्राम में हैं, जिनमें अब से हम थोड़ी सी देखते हैं। सबसे पहले क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है, यानी आपने क्राइटेरिया क्या रखा है। एक है कंकरेंट, यानी आप ही की तरह की स्टडी कहीं और हो रही हो, तो क्या आप और वो एक ही तरह के रिजल्ट निकाल रहे हैं, इसको कहते हैं वैलिडिटी। ये नॉर्मली मेडिकल साइंस में ज़्यादा रेलिवेंट होता है, सोशल साइंसेज में नहीं होता, क्योंकि सोशल साइंसेज में किसी और जगह होने वाली रिसर्च में और आप में बहुत फ़र्क होता है। फिर प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, ये नॉर्मली इन्वायरमेंटल कंटेजन स्टडीज़, जो ये कोविड की तरह की बीमारियां फैलती हैं, दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, दुनिया में एनर्जी के रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, इस नेचर की स्टडीज़ में इस्तेमाल होता है। कि कहा गया था कि 20,050 तक फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। तो मैं स्टडी कर रहा हूँ 20,030 में कि क्या 20,010 और 20,030 के दरमियान अगर रिग्रेशन की जाए तो वही रिजल्ट आ रहा है जो 50 में प्रेडिक्टेड है या नहीं। ये भी एज़ यू कैन इमेजिन कि हर जगह नहीं इस्तेमाल हो सकता। आप सोशल एरियाज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो और भी बहुत सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो वहाँ पे प्रेडिक्टिव वैलिडिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। फिर ये कुछ कंटेंट और कंस्ट्रक्ट रिलेटेड वैलिडिटी है, यानी इंटरनल वैलिडिटीज़ हैं। फेस वैलिडिटी का मतलब है कि कोई ऐसा शख्स जो एक्सपर्ट हो, वो कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी हो सकता है, आपका सुपरवाइज़र भी हो सकता है, कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जिसने पहले ये रिसर्च की हो, वगैरह वगैरह, उस एरिया का कोई एक्सपर्ट हो सकता है। वो अगर आपको बता दे कि आपका क्वेश्चन ठीक है तो उसको कहते हैं फेस वैलिडिटी। आइटम वैलिडिटी का मतलब होता है कि एक-एक क्वेश्चन के एक-एक पार्ट को, एक-एक क्वेश्चन को वैलिडेट करना कि वो ठीक मेजरमेंट कर रहा है। सैंपलिंग वैलिडिटी का मतलब होता है कि पूरे क्वेश्चन को वैलिड प्रूव करना। सब्सटैंटिव वैलिडिटी का मतलब होता है कि थ्योरेटिकली वो चीज़ लिंक हो रही है, जिस तरह आप पूछ रहे हैं वो थ्योरी पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली फिर ये उन स्टडीज़ में वैलिड होगा जहाँ पे आप ग्राउंडेड थ्योरी पे काम कर रहे हैं, यानी पहले से थ्योरी स्टैब्लिश कर चुके हैं और उसके बाद आप कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं। ये ऐसी ये जो जिनको हम कहते हैं ना कि ऐसी स्टडीज़ जिनमें आप थ्योरी जनरेट कर रहे हैं, वहाँ पे ये ऑब्वियसली रिक्वायर्ड नहीं होगा। स्ट्रक्चरल वैलिडिटी का मतलब होता है अब ये जिसको हम आम जुबान में, बल्कि इसको मैं आपको एग्जैक्टली बता पढ़ देता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। हाउ वेल द स्कोरिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट corresponds to the construct domain. Have we included everything known in the literature about the subject and proportionally? यानी क्वेश्चनर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी छोटी चीज़ के बारे में हमने 6 सवाल पूछ लिए हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में 2 सवाल पूछे हैं। तो ये आप
इस चीज़ को एक तो आप ऑब्वियसली इस तरह कर सकते हैं कि आप खुद जज कर लें कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। लेकिन इसका साइंटिफिक तरीका ये है कि आप एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस करते हैं, जिसके बारे में कुछ अर्सा पहले हमारी डिस्कशन भी हुई थी, जब मुज़फ़्फ़र साहब ने इसके बारे में एक सवाल पूछा था कि मेरे पास बहुत सारे कंस्ट्रक्ट्स हैं, तो मैं उनको बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो मैं उनको कैसे शॉर्ट लिस्ट करूँ। उसके लिए जो टूल यूज़ होता है उसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, यानी आपके पास 20, 30, 40, 50, 100 वेरिएबल्स हैं, तो उनको कम करके 6-7 पे लाने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है उसको ईएफए कहते हैं। और टूल मैं इसको कह रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई मुश्किल चीज़ है, बेसिकली सबके बारे में डेटा इकट्ठा करके देखना होता है कि किस वेरिएबल का इम्पैक्ट कम है और किसका ज़्यादा है। जिनका ज़्यादा होता है उनको रख लेते हैं, जिनका कम होता है उनको छोड़ देते हैं। तो फिर जिनका जितना ज़्यादा होता है, उनके बारे में उतना ज़्यादा पूछना होता है। अगर किसी ऐसे के बारे में ज़्यादा पूछेंगे जिसका इम्पैक्ट कम था, तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चरली वैलिड नहीं है। नॉर्मली ये चीज़ पीएचडी स्टडीज़ में रेलेवेंट होती है। एमएस में ईएफए ना आप करते हैं और ना कोई इस तरह का इश्यू होता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने थ्योरेटिकली चीज़ों को बहुत ज़्यादा ग्राउंड नहीं किया होता, तो कोई कह ही नहीं सकता कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। वो आपकी स्टडी से ही पता लगेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। फिर कंपैरेटिव वैलिडिटी बहुत सारी हैं। एक कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट का मतलब है कि किसी और इंस्ट्रूमेंट में जिससे जिसने यही चीज़ मेजर की हो, वो और आपके ज़्यादा दूर तो नहीं है, जब आप पुरानी स्टडीज से ही पता लगता है। फिर डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है कि आपने जो स्कोर्स आपके आए हैं, वो रिलेटेड टू स्कोर्स फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट्स दैट मेजर द कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली एम्पिरिकली रिलेटेड टू बट नॉट द सेम, यानी पीछे ये था कि वही मेजर था कन्वर्जेंट में। डिस्क्रिमिनेंट में ये कि वही कंस्ट्रक्ट नहीं है, उससे रिलेटेड है। तो क्या उससे कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है। डाइवर्जेंट का मतलब कोई ऐसा कंस्ट्रक्ट जो ऑपोजिट है, एंटीथेटिकल, यानी आप मेजर कर रहे हैं कि ये लोग कितनी अच्छी तरह कंप्लाई करते हैं किसी लॉ को, और किसी और स्टडी ने ये मेजर किया हो कि ये लोग कितने अनलॉफुल हैं, कितना लॉ को वायलेट करते हैं। तो ये एंटीथेटिकल स्टडी है, आप एक डायरेक्शन में कर रहे थे, वो दूसरी में, लेकिन गौर करें तो बेसिकली एक ही चीज़ मेजर कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे कंपैरिजंस जो आप करते हैं वो डाइवर्जेंट वैलिडिटी निकालते हैं। प्रेडिक्टिव का हमने पहले बात कर ली है ऑलरेडी कि जो बाद में होनी है चीज़ें, स्पेशली ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ में और एनर्जी रिलेटेड स्टडीज़ में इस्तेमाल होता है। आउटकम वैलिडिटी का मतलब होता है कि आप फर्ज करें प्रूव कर देते हैं कि मैंने स्टेब्लिश कर दिया है मैंने स्टेब्लिश कर दिया है कि इस मियाँ बीवी के इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। तो फिर बाद में उनकी, इसका मतलब है कि शादी अगले 4-5 साल चलनी चाहिए। यानी आपने तो प्रूव कर दिया था और ये वैसे भी प्रूव हो गया। या जैसे ये सामने आपके लिखा हुआ है कि आपने प्रूव कर दिया कि ये बंदा बड़ा अमीर है, तो फिर आप कहते हैं देखो मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट से प्रूव किया और ये आपको देख रहे हैं, इसके पास बंगला भी है और गाड़ी भी है। इसका मतलब है आउटकम वैलिडिटी भी है मेरे रिसर्च की। जनरलाइजेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपकी स्टडी के रिजल्ट्स कितने जनरलाइजेबल हैं टू अदर पॉपुलेशंस। लाहौर, पेशावर, अ, बड़ी एज वाले, छोटी एज वाले, मेडिसिन के स्टूडेंट्स को अगर रात को पढ़ना पड़ता है तो क्या इंजीनियरिंग को भी पढ़ना पड़ता है, यानी दूसरे एरिया में जनरलाइज होना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जनरलाइजेबिलिटी हो सोशल स्टडीज़ में। हो तो वो एक फाइंडिंग होती है, वरना एज्यूम किया जाता है कि जनरलाइजेबिलिटी नहीं होती ज़्यादा। अब कुछ और वैलिडिटी हमने देख ली, अब कुछ रिलायबिलिटी को देखते हैं। तो इस रिलायबिलिटी में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने। पहली है टेस्ट रीटेस्ट। टेस्ट रीटेस्ट सिंपल है, इसका मतलब है आज टेस्ट करें, 2 हफ्ते बाद फिर टेस्ट करें। अगर एक ही जवाब आ रहा है तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन ठीक है। यानी मैं आपसे आज पूछ लूँ कि आपके ख्याल में सो एंड सो वेरिएबल का रिलेशनशिप है या नहीं, और 2 हफ्ते बाद फिर पूछूं, तो इससे अगर आपका जवाब एक ही आएगा तो इससे मेरे क्वेश्चनर की लैंग्वेज प्रूव हो जाएगी कि आपको एक ही बात समझ आई है। टेस्ट रीटेस्ट। फिर है पैरेलल फॉर्म्स। पैरेलल फॉर्म्स का मतलब होता है कि एक ही क्वेश्चनर के डिफरेंट वर्जन्स आप एडमिनिस्टर करते हैं एक ही ग्रुप को, और फिर आप उनको कोरिलेट करके देखते हैं कि कंसिस्टेंसी है या नहीं। तो उनमें ऑब्वियसली फिर
इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए कि एक तरफ और चीज़ पूछ रहे हो और एक तरफ और चीज़। इंटररेटर का मतलब होता है कि जब एक से ज़्यादा लोग आपको जवाब दे रहे हो या जजेस जो आपको रेट कर रहे हो, तो वो फिर उनकी असेसमेंट एक ही हो रही हो। यानी आप अगर एक 4 साल एक्सपीरियंस वाले प्रोफ़ेसर से कोई चीज़ पूछते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में और 8 साल के बारे में, तो अगर वो एट इट्स बेस वो चीज़ एक ही है, उसका जवाब एक ही आना चाहिए। इंटरनल कंसिस्टेंसी है जिसको हम ज़ुबान में हम क्रोनबेक अल्फ़ा कहते हैं। वो डिग्री टू व्हिच different test items that probe the same construct prove produce similar result। यानी आप एक, जैसे मैंने पीछे आपको कहा कि एक ही कॉन्स्ट्रक्ट के बारे में 2, 3, 4, 5 सवाल भी हो सकते हैं। तो वो क्या सारे सवाल एक ही तरह के जवाब निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं? तो इनमें 2 चीज़ होती हैं, एक है एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन। सिंपल इसी से आपको समझ आना चाहिए कि अगर आपके 5 सवाल हैं, उनके जवाबों में जो आपके पास मैथमेटिकल डेटा आता है उसका आप कोरिलेशन निकालते हैं। तो अगर वो कोरिलेशन ठीक आ रहा है, यानी हाईली कोरिलेटेड है, इसका मतलब वो एक ही तरह के जवाब निकाल रहे हैं। और स्प्लिट हाफ का मतलब है कि आप सवालों को आधे में डिवाइड कर दें। अगर 6 सवाल हैं तो 3 एक तरफ रख दें और 3 एक तरफ, और उन दोनों की मैथमेटिकल जो आपके पास जवाब आ रहा है उनकी मीन्स देखें। अगर उनके मीन्स एक ही हैं या करीब-करीब हैं, तो इसका मतलब है स्प्लिट हाफ भी ठीक है। यानी इसमें स्प्लिट हाफ से फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि किसी 1-2 सवालों की वज़ह से तो रिलायबिलिटी नहीं आ रही है। ऐसा ना हो 4 गड़बड़ हैं और 2 ठीक हैं, उसकी वज़ह से रिलायबिलिटी अच्छी आ रही है। इससे आपको पता लग जाता है कि इन दोनों आइटम से, इन दोनों एनालिसिस से आपको पता चल जाता है कि सारे क्वेश्चंस ठीक हैं। ये जो मैंने आपको अभी बात ज़ुबानी बताई है, यहाँ पे लिखी हुई है इन 2 स्लाइडों पे। फिर इसके बाद ये एक जो हम करते हैं लर्निंग एक्सटेंशन, इसको पीएचडी स्टूडेंट्स देखना चाहते हो तो देख लें, आप लोग भी देखना चाहते हैं तो देख लें। ये एक तरह की एग्जांपल है इसी चीज़ की जो हमने पढ़ी है। तो आपका कोई सवाल है तो जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम जावेद सलाम। शेर। जी जावेद। अच्छा सर, इसमें तो जो बात समझ आई है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी से, कि इसका मतलब है कि वी आर दी डेवलपर ऑफ द क्वेश्चनियर्स एंड वी विल बी शूटिंग आउट द क्वेश्चनियर्स टू द मे बी ग्रुप ऑफ द पीपल इनिशियली एज ए स्मॉल प्रोजेक्ट, और फिर उनसे जो फीडबैक आएगा उसकी बेसिस के ऊपर वी विल बी एबल टू जज आवर क्वेश्चनियर्स के ये वैलिड है, इसकी रिलायबिलिटी भी वैलिडेट हो रही है या नहीं हो रही। तो मतलब वी विल बी द डेवलपर एंड वी विल बी द जज एट आवर सेल्फ फॉर द सेम क्वेश्चंस व्हिच वी आर डेवलपिंग एज ए इंस्ट्रूमेंट। ऐसी ही हाँ, सर अंडरस्टैंडिंग? ये पायलट स्टडी, ये इसको जी ऐसे देख लेना कि आपने एक क्वेश्चनर किसी को भेजना है, बहुत से लोगों को सर। भेजना है। तो पहले आप कम लोगों को भेज के प्रूव कर लेते हैं ये वैलिड या रिलायबल है, और फिर भेजते जी हैं लोगों को। और ठीक है। ये इसके लिए आप क्राइटेरिया, मैथमेटिकल क्राइटेरियाज, ये जो हमने सारे डिस्कस किए ना, ये क्राइटेरियाज थे। तो ठीक है। आपको अपनी स्टडी में प्रूव करना होता है मैथमेटिकली कि ये सब कुछ हुआ है। यानी वो जजमेंट फिर वो पढ़ने वाला बताएगा कि ठीक किया आपने, नहीं, जज आप नहीं है। जज वो जो अच्छा, पढ़ेगा वो बताएगा कि आपने ठीक किया कि नहीं किया। सही सही। लेकिन सर हमारी जो रिसर्च है वो तो फिर इस क्वेश्चनियर्स के ऊपर जो है वो बेस कर रही होगी। तो इसका मतलब हाँ है कि बिल्कुल अगर हमारी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये हाँ गुड क्वेश्चन, आप सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह जी। रहे हैं आप कि इफ़ यू गो रॉन्ग हियर और इस हम्म। पे आप सही तवज्जो नहीं देंगे या आपका सुपरवाइजर सही तवज्जो नहीं देगा, तो फिर इट इज़ एन एक्सरसाइज इन वेन। बहुत बहुत फायदा नहीं होता ऐसी रिसर्च का। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सही। तो इसका सर कोई ऐसा है कि जिसमें एटलीस्ट मतलब वी शुड बी श्योर ऑफ इट व्हाट वी आर developing as a questionnaire is more or less reaching too close to the realities which at the end of the day will come up as a resultant। तो कोई अच्छा ऐसा देखिए, सिस्टम है कि हाँ, ये आप लोगों ने सुना होगा ना कि पाकिस्तानी रिसर्च पेपर्स वो पब्लिश नहीं हो रहे, तो पब्लिश हो रहे हैं तो रिट्रीव हो रहे हैं। एक्चुअली सर? असल इशू यही होता है। जहाँ पे चीटिंग ना हो ना, वहाँ पे असल इशू यही होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्वेश्चनेयर से रिसर्च कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम कोई ज्यादा काम की अच्छा। बात निकल आएगी। तो सही। इट इज़ स्पेशली जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एमएस लेवल की स्टडीज़ होती है ना, तो सर। बड़ा मुश्किल होता है कि टोटल 6 महीने होते हैं स्टूडेंट के पास टाइम भी नहीं होता। वो कहीं आपको ऐसे वक़्त एंगेज करता है जहाँ पे आप बिज़ी होते हैं।
वो स्टूडेंट भी लो पेड है, प्रोफेसर भी लो पेड है, यानी मेरा मतलब है मोटिवेशन भी नहीं होती, टाइम भी नहीं अच्छा। होता, और ये भी पता है कि मैंने कर भी लिया तो आगे लोग जवाब भी ठीक नहीं देंगे क्योंकि उनको हम इंसेंटिवाइज नहीं कर रहे, तो ओवरऑल एक बड़ी कमजोर इन्वायरमेंट बन जाती है रिसर्च की। तो सही ये है। आप सही कह रहे हैं। प्रॉब्लम पीएचडी में हम लोग बहुत सुपरवाइजर्स आर वेरी सीरियस ऑन दिस, बिल्कुल नहीं आगे जाने देते जब तक 100% इंश्योर नहीं हो जाता है कि क्वेश्चनर बिल्कुल वाटर टाइट, एयर टाइट है, क्योंकि इसने आगे पब्लिश होना होता है। तो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम रह जाती है तो वो पब्लिकेशन नहीं होती, पब्लिकेशन नहीं होती तो स्टूडेंट की पीएचडी नहीं होती। तो सर जो एमएस का जो प्रोजेक्ट होता है, थीसिस जो होता है, वो भी इज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू बी पब्लिश्ड? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ व्हाट आर द नहीं, ऐसा नहीं, नहीं है। ऐसा नहीं। सही है, सही। लेकिन अगर पब्लिश होने की, यानी अगर आपको एक श्योरिटी हो कि जी मतलब यू हैव डन ए गुड जॉब, तो फिर आप एक एफर्ट करके उसको पब्लिश की तरफ भी जा सकते हैं, मतलब एज ए एडिशनल आपकी बिल एक स्ट्रेंथ देगी। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, चूंकि अब एचईसी की तरफ से ना जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं पीएचडी की ना, उनमें सर। प्रैक्टिकली तो सिर्फ दो रिक्वायरमेंट्स रह गई हैं। एक ये पब्लिकेशन है और एक ये है वैलिडेशन सर। ऑफ थीसिस बाय फॉरेन एवेल्युएटर्स। तो मैंने सर। एक्चुअली आई नो मल्टीपल केसेस जहाँ पे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी एमएस रिसर्च की और ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया, विद इन एन ईयर कर ली, पब्लिश किया, और फिर उन्होंने 1.5 साल में पीएचडी पूरी कर ली। उन्होंने कहा ये काम तो मैंने कर ही लिया, व्हाई नॉट पीएचडी भी कर लूँ। तो बिल्कुल ऐसा ही सही, होता है। सही, सही, सही। तो इस पे हम सर। इंशाल्लाह जब थीसिस की बात करेंगे तो हम जी। डिटेल में इस पे बात करेंगे। राइट सर, राइट सर। सर थैंक यू मुजफ्फर सर। दिस साइड सर। जी मुजफ्फर साहब। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था ये लास्ट रिगार्डिंग लास्ट लेक्चर, इसमें कोहेंस डी एक चीज आपने पढ़ाई थी सर, जी इस कोहेंस डी, इसका मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसको हम किधर मतलब अप्लाई करेंगे सर? ये थोड़ा सा इस पे जरा थोड़ा सा रहनुमाई कर दें सर। ये कहाँ पे आप इसको अप्लाई करेंगे? आप अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में अप्लाई करेंगे कि आपने जो सैंपल साइज लिया है वो ठीक है या नहीं। ये तो एग्जैक्टली उसका एक ही यूज है ना, जब आप ये इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं ना कि मुझे कितने लोगों से जवाब लेना है, यानी सैंपल कितना लेना है, ये उसका एक टूल है बस। क्योंकि सर आजकल तो नेट के ऊपर भी टूल्स अवेलेबल हैं कि जी के टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो वो उस पर डालेंगे नेट के ऊपर तो वो ऑटोमेटिकली हाँ कैलकुलेट कर बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सर। ही है वो। ये टूल्स जब आ जाते हैं वो उनके बीच में ये सारी चीजें पहले से होती हैं ना, लेकिन सर पीएचडी सर स्टूडेंट को तो चूंकि समझ होनी चाहिए पीछे थ्योरी की भी, तो इसलिए उनसे पूछा जाता है कि बताएं ये वाली चीज अलग से कैसे किया आपने। सर राइट सर। सर थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू एवरीबॉडी। हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है, 2 मिनट रह गए, तो किसी का क्विक क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज। कामरान। नहीं जी सर, there's no कामरान। question. Sir, there's अच्छा no अच्छा, question. ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा जी, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू जी, इंशाल्लाह Thank you अगले sir. हफ्ते मिलते Assalamu हैं। alaikum sir. अच्छा एक चीज़ आपको बता दूं, सॉरी, वील हैव नो फर्दर असाइनमेंट्स, क्योंकि अभी ये और इसके बाद की चीज़ें सारी जो है ना, इनमें से कोई भी आप टेबल पे बैठ के नहीं कर सकते। इनके लिए पहले डेटा इकट्ठा करना होता है, यानी क्वेश्चनर ऑब्वियसली आप, अब मैं आपको ऐसी असाइनमेंट नहीं दे सकता कि लोगों से भरवाएं क्वेश्चनर और वापस आएँ, इतना टाइम नहीं होता कोर्स में। तो अब इसके बाद असाइनमेंट्स कोई भी नहीं है, अब हम क्विजेज 1-2 करेंगे और इंशाल्लाह विल बी डन। वैसे भी 2 क्लासेस रहेगी इंशाल्लाह। थैंक यू जी। Thank you sir. Assalamu alaikum sir. राइट सर, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. अल्लाह हाफिज।